जो स्लॉटर हाउस एस्टेब्लिश किया था डीआरओज ने हर जिले में, डीसी महत्व उसको स्लॉटर हाउस कर, जो जो कुवतें हैं वो उनको समझ नहीं आ रही कि ये जो उन्होंने मुसीबत गले में डाली है, अब इस मुसीबत को डील कैसे करें। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी कुछ राड़े निकल के सामने आ रही हैं। अभी हमने एक सर्वे किया था, उसमें 88% जो लोग हैं वो समझते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है गलत हो रहा है। 66% लोगों ने इमरान खान को फेवर किया है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वॉशिंगटन। मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं सरवर बारी साहब इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से। सरवर बारी साहब का वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान टेलीविजन जो लोग देखते रहे उनसे वाकिफ हैं, लेकिन बहुत ब्रीफली स्पीकिंग, पतन जो एक कोएलिशन है डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, उसको हिट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन के एक से ज्यादा दफा सरवर बारी साहब उसके सरबराह रह चुके हैं। इलेक्शन के हवाले से सरवर बारी साहब ने बहुत लिखा है, तमाम पाकिस्तान के अखबारात में भी लिखा, ग्लोबल विल स्पेस मेरी पब्लिकेशन जो है उसकी बहुत सरपरस्ती करते रहे। ही इज अ नोन नोन क्रिटिक ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। सरवर बारी साहब, मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वैसे मैंने तो आपका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन करा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा पता चल सके, आप कब से कितने अरसे से पाकिस्तान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को, उसका मुशाहिदा कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं? देखिए, मैंने सियासत में बाकायदा हिस्सा तो लिया था जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था 1968 में, और 1968 ही वो साल है जब पूरी दुनिया में, मगरब में, अमेरिका में जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पर तलबा की बहुत बड़ी तहरीक चली थी, और पाकिस्तान में भी तहरीक चली थी। और मैं पहली दफ़ा फर्स्ट ईयर में था, तो उस वक्त उस तहरीक में हिस्सा लेते हुए मैं पकड़ा भी गया, मार भी खाई, और तब से सियासत में दिलचस्पी रही है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है। और यानी फिर आप और शेख रशीद कंटेम्प्रेरी हैं पॉलिटिक्स के? वो मेरे से सीनियर है, लेकिन ये कि मैं एक नुक्ता नज़र के साथ रहा हूँ जो एक बाएं बाजू का नुक्ता नज़र था, और शुरू से लेकर आज तक रहा हूँ। और मैंने गो के सियासत में हिस्सा लिया है, लेकिन मैंने इलेक्शन कभी नहीं लड़ा, ना कभी सोचा इलेक्शन लड़ने। तो मेरे नज़दीक इलेक्शन लड़कर आप कुछ तब्दीली नहीं ला सकते पाकिस्तान के अंदर। जो जो बुनियादी चीज़ें पहले ठीक करने की ज़रूरत है, उसके बाद अगर आप इलेक्शन में जाएं तो आप बेहतरी ला सकते हैं। तो मेरा नुक्ता नज़र यही है कि जो सिविल सोसाइटी है, जो आज़ाद मीडिया है, जब तक समाज के अंदर एक ऐसा क्रिटिकल मास नहीं होगा जो पॉलिटिकल लीडरशिप को कंट्रोल कर सके, तो जमहूरियत पनप नहीं सकती। और पाकिस्तान इज अ वेरी गुड एग्जांपल इन दिस रिगार्ड कि अच्छा, एक हमारे यहाँ। क्विकली क्विकली इससे पहले कि हम आगे इलेक्शन, आपने कहा कि इलेक्शन से कुछ हो नहीं सकता। मैंने इलेक्शन में कभी खड़ा नहीं हुआ, पार्टिसिपेट नहीं किया। इलेक्शन से चीजें बदल नहीं सकती, और जब तक कुछ बुनियादी चीज, वो बुनियादी चीजें क्या हैं जिनको बदलने की जरूरत देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि अगर मैं थोड़ी सी मिसाल दूं कि जिन ममालिक में, जहाँ आप हैं, जब मगरब में, जिन ममालिक में जमहूरियत ने जड़ें पकड़ी और एक पॉपुलर हुआ, वहाँ पर बुनियादी चीज़ जो रही है वो लेबर मूवमेंट थी। है? चाहे अच्छा। जर्मनी हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, इन तमाम ममालिक में जो लेबर मूवमेंट जब आई तो उसने जमहूरियत को बड़ा गहरा किया, और जो वेलफेयर स्टेट थी उसके कॉन्सेप्ट को एक अमली शक्ल दी। और अगर आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन से पहले की सियासत देखें तो मिस्टर जिन्ना वॉज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया पोस्टल यूनियन, जिसकी 70,000 मेंबरशिप थी इंटरेस्टिंग। 40s में, और जिन्ना साहब पाकिस्तान बनने तक उसके सदर रहे हैं। गांधी का भी बहुत सारी लेबर यूनियन के साथ तल्लक था, नेहरू का भी था, एम एन रॉय का भी था। और इसी तरह आप देखें इंग्लैंड में तो लेबर पार्टी, या अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बहुत गहरा रिश्ता लेबर मूवमेंट के साथ रहा है। आज ठीक भी है। दुनिया में जो चार बड़े ममालिक हैं जिनकी रेटिंग टॉप पे है, कि जहाँ पर गुड गवर्नेंस है, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी अभी भी वहाँ बेहतर है बाकी ममालिक की तरफ, तो वहाँ पर जो यूनियन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। और उन्हीं ममालिक में जो गवर्नेंस है और जो पॉलिटिक्स है और डेमोक्रेसी है उसकी क्वालिटी भी बेहतर है। मसलन फिनलैंड में 62 और 90% के लगभग जो वर्कर्स हैं वो यूनियनाइज्ड हैं। ठीक इसी है। तरह स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह में और आइसलैंड में सबसे हाईएस्ट है। तो और पाकिस्तान अमेरिका में भी तो यूनियन हुआ करती थी, मुझे याद है कॉलोनी इस्माइल टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स के ऊपर फायरिंग हुई थी 1979 के अंदर। तो फिर यूनियन खत्म कब हुई है पाकिस्तान में? देखिए, ये न्यू लिबरल जब एजेंडा आया है तो सबसे पहली बात तो ये थी कि जो डी नेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस सारा हुआ, इंग्लैंड वाज अ वेलफेयर स्टेट और वहाँ पर
तकरीबन हर चीज। जब मैं इंग्लैंड गया हूँ जलावतन होकर, तो वहाँ बस सर्विस भी गवर्नमेंट की थी और ट्रेनें भी गवर्नमेंट की होती थी, अब तो नहीं है। और वो बुनियादी तौर पर जो ट्रेड यूनियन ने काम किया था वो वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना था, और मिक्स इकॉनमी थी। जब मिक्स इकॉनमी को खत्म करने के लिए रेगन थैचर ने पूरा जोर लगाया, तो सबसे बड़ी स्ट्राइक जो इंग्लैंड में हुई वो माइनर्स की थी। कोल शायद माइनर्स। आपको 11 महीने रही थी और मैंने भी उसमें हिस्सा लिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये पहला मामला तो ये था कि जब तक अगर प्राइवेटाइजेशन करनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट समझा गया लेबर यूनियंस को, लेबर मूवमेंट को। तो ठीक हो गया। वो तय ये हुआ कि सबसे पहले उनको कमजोर किया जाए। और इंडिया में भी कमजोर हुई, हमारे यहाँ भी कमजोर हुई, और बाकायदा वो एक पॉलिसी का हिस्सा था। क्योंकि आज भी देखें, वेबडा को जब भी ये कोशिश करते हैं डी नेशनलाइज करने का या प्राइवेटाइज करने का, तो रेजिस्टेंस फॉरेन लेबर यूनियन से आती। अच्छा, तो ये वैसे ये बड़ा सब्जेक्ट है, बुनियादी क्योंकि बात तो पाकिस्तान समाज के पाकिस्तान अंदर। के अंदर जो लोगों को तस्वर बेचा गया है वो तो ये बेचा गया है कि यूनियंस जो हैं वो आपकी मटेरियल वेलबींग नहीं होने देती, और अगर आप चीज़ों को बेचेंगे, पीआईए को बेचें, आप स्टील मिल्स को बेचें, तो फिर हालात बेहतर हो जाएंगे, वो प्रोडक्टिव हो जाएंगी, फंक्शनल हो जाएंगी। आप इनफैक्ट फिर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, बिकॉज स्टील मिल्स तो बेसिकली बंद पड़ी है। पीआईए भी बिल्कुल खसारे पे चलती है, अगर आप दुनिया भर की एयरलाइंस को देखें जहां यूनियन बाजी नहीं है। ये देखिए, असल में तो यूनियन ने गड़बड़ नहीं की। कोई ऐसा सबूत हमारे पास नहीं है, कोई ऐसी स्टडी हमारे पास नहीं है। हम चीजों को उलट करके देखते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो जब जब जो कैपिटल है उसके मुकाबले उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लेबर का होना जरूरी है। अभी अमेरिका में बहुत ज्यादा स्टडीज हो रही हैं कि जिन अदारों में यूनियंस हैं वहाँ, और वहाँ पर लेबर के राइट्स का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी लेवल भी बेहतर है। वहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वहाँ इनक्वालिटी के जो बहुत सारे मसले हैं वो भी वहाँ उन रियासतों में भी कम है। जहाँ यूनियंस मजबूत हैं वहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वहाँ पर और बहुत सारे मसाइल, क्राइम रेट कम है, बहुत सारी स्टडीज हैं इन जो जो ना बराबरी है उसके ऊपर। तो ये पाकिस्तान में जो हुआ है वो तो करप्शन की वजह से, क्योंकि जो एलीट थी पाकिस्तान की, उस उस एलीट ने सोचा हम करप्ट करें लेबर को, उनके जो लीडर्स हैं उनको खरीदा गया, ठीक है। जाली भर्तियां की अच्छा, गई अब जो। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे मैं चाहूंगा कि अलग से हम डिस्कशन करें। अभी तो मैं इसमें आऊं कि इलेक्शन आपने देखे मुसलसल जो होते रहे, जो इलेक्शन अभी 2024 में हो रहा है, जिसको मैं अपने व्यूअर्स को कहता हूं कि ये इलेक्शन नहीं है, ये डिसेप्शन है। ये बांग्लादेश की तरह का इलेक्शन यहाँ पे होने लगा है, जैसा अभी शेख हसीना ने वहां पे करवाया। आप इसको इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं कि 2024 का सो कॉल्ड इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान, ये क्या है चीज? देखिए, इस इलेक्शन के बारे में मैं तो ये कहता हूँ कि रोज़े रोशन की तरह जाहिर है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये इस इलेक्शन का एक मरहला है, तरीकाकार है। लेकिन माजी में भी ये होता रहा है कि इलेक्शन ही होती थी, लेकिन अवाम को वोट डालने का राइट दिया जाता था, पार्टियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती थी। हम्म। सिर्फ ये होता था कि जनाब कोई चक्कर चलाया जाए और कि जिस पार्टी को निकाला है उसको दोबारा आने ना दिया जाए, और उसके लिए बड़े सटल तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जो जो 2023 में और 24 में हो रहा है, इसकी मिसाल तो पाकिस्तान की तारीख में मिलती ही नहीं है कोई नहीं। ऐसा। अगर आप कोई मैट्रिक्स तैयार करें तो आपको लगेगा ये कभी नहीं हमने देखा था कि इतने बड़े लेवल पर जो कागजात नामजदगी जमा करवाने लोग जा रहे हैं, जो प्रपोजर्स हैं, जो सेकेंडर्स हैं, जो तजवीज़ कुनिंदा है या उसका जो बाकी उसके सेकंड करने वाले हैं, उनको पकड़ा गया है, उनके उनके कागजात नामजदगी छीनकर उनको फाड़ दिया गया है। और ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, और एक पार्टी लेकिन की आप जो लीडर। पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, वो कहेंगे कि 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब आए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। तो ये एक कम से कम ऐसा हुआ है कि बहुत से लोग पीएमएलएन के मुस्लिम इलेक्शन। लीग, नहीं देखिए ये फैक्चुअली गलत है। मुस्लिम लीग नवाज के किसी कैंडिडेट को नहीं रोका गया, अच्छा। सजाए जो लोग जिनको सजाएं होगी वो हो गई। लेकिन पार्टी ने बहसीत पार्टी इलेक्शन लड़ा है। किसी पार्टी के जो लीडर हैं, टॉप टॉप लीडरशिप थी, कोई जेल में नहीं गया सिवाय नवाज शरीफ के। शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो आखिर तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उनकी पीएमएल ने रूल किया है। पीएमएल ने एक निगरान गवर्नमेंट बनाने में अपोजिशन, जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन थी, उसके साथ मिलकर तय किया था। इलेक्शन कमीशन तश्कील देने में उनका बराबर का रोल था। सिवाय ये कि चंद लोग जो भागना चाहते थे, ये देखकर कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है
और एस्टेब्लिशमेंट भी साथ दे रही है। तो इसलिए ये तो पाकिस्तान में बहुत अरसे से होता रहा है कि जो हवा चलती है उसके साथ ये जो मैं चंद इलेक्टेबल दिन है पहले जो। देख रहा था कि हमारी कुलीग जो है एआरवाई न्यूज की मारिया मेमन साहबा, वो रऊफ हसन साहब के साथ एक डिस्कशन कर रही थी। तो उन्होंने रऊफ हसन साहब से सवाल पूछा कि जी माइनस लीडर तो होते ही रहे हैं, 2002 के इंतखाब में ना नवाज शरीफ साहब इलेक्शन पे थे, ना वो लड़ सकते थे, ना बेनजीर लड़ सकती थी, तो लीडरों को माइनस तो यहाँ पे किया गया, एक बड़ी बात नहीं। नहीं, लीडरों को करना और पार्टी को जो इस वक्त हो रहा है कि 90% जो टॉप क्लास लीडरशिप है पीटीआई की वो जेलों में है या छुपी हुई है, टॉप क्लास। दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर। अगर किसी के पास डेटा है तो वो आके पेश करे। इसी तरह ये नहीं हुआ कि ये लीडर है उसकी जमानत हुई और बाहर आया, दोबारा उसको पकड़कर फिर बंद कर दिया, फिर अदालत ने उसकी जमानत ली है, फिर वो बाहर निकला, फिर पकड़कर बंद कर दिया। ये लेवल नहीं था। और ये लेवल अब देखें, चंद माह पहले तक तो लगता था हम 4-5 लोग हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो डॉन के 2-3 एडिटोरियल छप चुके हैं। डॉन ने, जो कि बहुत अर्से तक बिल्कुल इसके ऊपर उसकी कोई पोजीशन नहीं बन रही थी, डामाडोल पोजीशन रही है, लेकिन अब तो डॉन पीटीआई का नाम लेकर लिख रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के पास नहीं है। एचआरसीपी ने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर कहा है कि पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। भाई सर, ये इस तो बड़ा तरह की इंप्रेसिव है। मैं आई एम वेरी इम्प्रेस कि डॉन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी रहा है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहा है, और लेकिन अल्टीमेटली डॉन ने एक कॉन्शियस, एक जमीर की आवाज जो है वो उठाई है। और मुनिजा जहांगीर साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने देखी एचआरसीपी के हवाले से। लेकिन और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, मतलब ट्रिब्यून के एडिटोरियल बोर्ड ने पोजीशन नहीं ली है, नेशन ने पोजीशन नहीं ली है, न्यूज ने नहीं ली है। इस मुल्क में 33 टेलीविजन चैनल हैं, उसमें से 6-7-8 बहुत बड़े हैं, सबके अपने एडिटर्स हैं, डायरेक्टर न्यूज हैं, बार काउंसिल्स हैं इस मुल्क के अंदर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद है, पेशावर है। कोई वाजे जो एक इखलाकी पोजीशन होती है कि भाई जो कुछ हो रहा है ये गलत है, वो इसको अभी तक ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का झगड़ा है, नवाज शरीफ। क्या वजह क्या है इसकी, ये जहनी मुर्दगी क्यों है, जोम्बी स्टेटस जो है? नहीं, देखिए, जो 2017-18 की अगर बात करें या उससे पीछे चले जाएं 2012-13 में या 2007 और 8 में, तो देखिए जमीन आसमान का फर्क है। इस तरह की जो ऑपरेशन है रियासती अदारों की तरफ से, वो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब मुझे अगर याद आए तो मुझे वो ज़िया-उल हक का जमाना याद आता है, लेकिन लेकिन ये लेवल नहीं था जितनी अब सूरत हाल है। और मीडिया के ऊपर एक सेल्फ सेंसरशिप भी है, खौफ भी है। और लगता है जैसे इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है कल, कुछ कुछ टेलीविजन चैनल्स ने इंटरव्यू लिया, लेकिन चलाया किसी ने नहीं है। हालांकि अभी पेमरा ने कहा है कि इमरान खान की तकरीर दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं है, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को बताया है। लेकिन इसके बावजूद तो इमरान खान के बहुत कमेंट्स इन्होंने रिकॉर्ड किए, लेकिन दिखा कोई नहीं पा रहा। दिखा कोई कोई नहीं रहा। और हिम्मत नहीं हो रही। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने रोका। जब पेमरा ने कह दिया कि हमने नहीं रोका हुआ, तो फिर क्यों नहीं हम्म। दिखा रहे? तो हम्म। मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारा मामला जो है वो ये है कि कि हम नहीं करेंगे लेकिन इस तरह का मीडिया के ऊपर जो कदगन थी, आप भी यहाँ पाकिस्तान में थे 2017-18 में, बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल भी 2013 नहीं, में भी ऐसी, बिल्कुल भी नहीं इस किस्म। 2008 नहीं, मैं तो यही कह की रहा हूँ, मैं मुशाह। आपसे सुनना चाह रहा था, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इस किस्म के हालात कभी भी नहीं थे। अच्छा, ये जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त प्रोसीडिंग चल रही है भल्ले के हवाले से, लोग अभी भी लिखते हैं ट्विटर के ऊपर कि जी कुछ भी हो जाए, 8 फरवरी को इमरान खान जीतेगा, तहरीक इंसाफ का हम साथ हैं। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का, मुझे तो ये समझ आती है, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान या निशानी नहीं है, तो फिर तहरीक इंसाफ तो फिर पार्टी ना हुई ना, फिर तो आपको चंद 200 आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नाम पे वहां पे इलेक्शन लड़े होंगे, उसकी कोई पार्टी की हैसियत तो नहीं होगी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ तो फिर इलेक्शन में नहीं होंगे। एम आई राइट? देखिए, मेरा ख्याल है कि गो कि जी आपका खदशा बजा है और बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो डिफाइंस अभी तक पीटीआई और खान साहब ने किया है वो पाकिस्तान की तारीख में वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। कि तमाम रिप्रेशन के बावजूद पार्टी आज भी खड़ी है। पार्टी पहले से ज्यादा पॉपुलर है। अभी हमने एक सर्वे किया था, उसमें 88% जो लोग हैं वो समझते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है गलत हो रहा है। 66% लोगों ने इमरान खान को फेवर किया है, और सिर्फ 13% लोगों ने नवाज शरीफ का नाम लिया है, और 3% लोगों ने बिलावल का नाम लिया है। तो बाकी लोगों ने कहा भी अभी हमें नहीं पता कि हम किसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कि ये सारी रिप्रेशन के बावजूद
जो 5-6 माह पहले ये कहा जा रहा था कि पार्टी टूट फूट गई है, बिखर गई है, मुझे उसकी कोई निशानी नजर नहीं आ रही। अभी मैं मुल्तान में था और पूरे साउथ पंजाब से घूम करके आया हूँ। जो लोग जुलाई में, पिछली जुलाई में जब जब पंजाब की बाई इलेक्शन हो रहे थे 19 सीटों पर, जो लोग उस वक्त भी पीटीआई के खिलाफ थे, अब वो पीटीआई के खिलाफ नहीं है। जैसे मैं अभी डॉन की मिसाल दे रहा था कि डॉन डॉन ने भी एक अच्छी देखिए बारी साहब, पोजीशन। मैं इसको अब ये समझता हूँ कि अब ये मसला पीटीआई और इमरान खान का रहा नहीं है। एक्चुअली जो जबर हो रहा है ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉन जो है वो पीटीआई के लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं खड़ा, डॉन पाकिस्तान के लिए खड़ा है। लेकिन डॉन डॉन ने देखे जून जुलाई में पहली दफा थोड़ी सी पोजीशन बेहतर की थी अपनी हालात देखते हुए, लेकिन डॉन ने भी यही महसूस किया है कि अगर अगर हम ना बोले तो वही जो पुरानी मिसाल है कि गालिबन जर्मनी के पेस्टर थे किसी जर्मन, एक शख्स ने कहा था जर्मन एक कि जब वो पेस्टर थे, बिल्कुल जर्मन पेस्टर थे, जिन्होंने कहा कि भाई में बचा ही कोई नहीं जब था। कम्युनिस्टों को मैं कम्युनिस्टों को पकड़ा तो मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूँ, जब ज्यूज को पकड़ा तो मैंने कहा मैं ज्यू नहीं हूँ, तो और जब मुझे पकड़ा तो कोई भी मेरी हिमायत करने वाला नहीं था। तो मेरा ख्याल वो एक एहसास पाकिस्तान के अंदर बड़ा है, अवाम के अंदर भी और सिविल सोसाइटी में भी और मीडिया में भी। इसलिए मैं देख रहा हूँ पिछले 2 माह से कुछ कुछ बेहतरी आई है इसके अंदर। और तीसरी बात ये है कि अभी जो स्लॉटर हाउस एस्टेब्लिश किया था डीआरओ ने हर जिले में, डीसी से, मैं तो उसको स्लॉटर हाउस कहता हूं, कि अब उसको थोड़ा उसको ये टर्म आपने इससे पहले भी कहीं यूज किया, स्लॉटर हाउस। मेरा ख्याल शायद कही हो, लेकिन मैंने इस तरह इतने खुले लफ्जों में नहीं कही, लेकिन मैं तो उसको स्लॉटर हाउस कह रहा था कि इस इतने बड़े लेवल पर, इतने मैसिव स्केल पर जो कागजात नामजदगी है उनको मुस्तरद किया गया है, और फिर जो ट्रिब्यूनल बने हैं उन्होंने कुछ रिलीफ दी है, उससे लोगों में थोड़ी और जो कुव्वत आई है, कुछ हौसला आया है कि मतलब ये कि बिल्कुल ही अभी कोई अंधेरा नहीं छा गया, अभी भी कुछ उम्मीद की किरण कहीं कहीं मौजूद है, और उसकी वजह से कुछ होप हो गया। लेकिन जहां तक ये लेकिन बल्ले के जो निशान की ये बात जो है, ट्रिब्यूनल, तो मैं एक आपको सेकंड, बताऊं ये जो कि ट्रिब्यूनल ने तो रिलीफ दी है इस पे लोग कहते हैं 90% वापस आ गए, इसकी कोई कंप्लीट पिक्चर सामने आई है? किसी अखबार ने बिल्डअप की है कि वो तमाम की देखिए, लीडरशिप जिसको रद्द किया अभी तो कितने वापस आ गए? अभी जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अदाद-ओ-शुमार जमा करवाए हैं कि कोई 76% जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे उनको अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो मेरा नहीं, ये उसमें तो ये ना कि ख्याल है कि बहुत से 2 नंबर फालतू लेस इंपॉर्टेंट लोग भी उसके अंदर शामिल है ना, जो की लीडरशिप है, जैसे यास्मीन राशिद की लीडरशिप है, जैसे हमाद अजहर की ये लीडरशिप। पीटीआई नहीं, उन्होंने कहा है जो पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे उनका 76% अब बहाल हो चुका आई है, नो, उनको लेकिन पीटीआई ने तो अभी उनको लोगों को इजाजत टिकट मिली। दिए ही नहीं ना सर, पीटीआई ने तो टिकट दिए ही नहीं अभी लोगों को। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि ये साबित कैसे हो गया, इलेक्शन कमीशन को ये कैसे पता चला है कि ये जो 76% है ये पीटीआई के नॉमिनीज थे? क्योंकि पीटीआई ने तो किसी को नॉमिनेट किया नहीं। अभी बहुत सारे लोगों ने आजादाना तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उनके ऊपर पीटीआई का नाम नहीं दर्ज है। तो इलेक्शन कमीशन को कैसे पता है कि ये पीटीआई के लोग हैं? तो इसलिए वो भी उन्होंने गालबन जो रिपोर्ट जमा कराई है इलेक्शन कमीशन ने, मुझे उस पर भी शक है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी की है। और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चले जाना अचानक बीमारी की का कहकर, वो भी मुझे लगता है कि बहुत सारा, इससे पहले इनका जो पीआरओ थे वो भी जा चुके हैं, शनवारी साहब भी को भी फारिग कर दिया गया था उनकी पोजीशन से। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी कुछ कुछ राड़े निकल के सामने आ रही हैं। अच्छा, और आपने जदीद बल्ले बल्ले पे वापस आते हैं ना, देखें आपने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात से मानता हूं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने जो स्ट्रगल की है वो किसी ने नहीं की, लेकिन उसके बावजूद अगर बल्ले का निशान उनके पास नहीं है तो कानूनी तौर पे तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात की हैसियत से फिर इलेक्शन में है ही नहीं। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि बहसीत जमात तो वो नहीं रहेगी, लेकिन जमात के साथ जो कमिटमेंट है, तारीख ऐसी मिसालों से भरी हुई है कि लोग जब बहुत ज्यादा जबर हुआ तो लोगों ने अपने, मतलब 9/11 के बाद इवन अमेरिका में लोगों ने अपने नाम, मुस्लिम नाम जो है उनकी जगह पर कोई और नाम इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए थे। हम्म। तो जब रिप्रेशन होती है तो लोग बहुत सारी डिफाइंस
और दाऊद सारे डेविड बन गए। बहुत सारे तरीके निकालते हैं लोग कि हम किस तरह, जब अच्छा वक्त आएगा तो हम पीछे बाहर आज निकल के आएंगे। तो जिस तरह की रेजिस्टेंस पाकिस्तान में हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है, और जितने लंबे अरसे तक हुई है। मतलब आप देखें अप्रैल 2022 और अभी जनवरी 2024 हो गया है, मुसलसल लोग ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि उनकी तादाद में इजाफा हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामाबाद में तो इतना नजर नहीं आता, इंटरेक्शन लोगों की कम है। लेकिन आप अगर दूर दराज इलाकों में जाएं, देहातों में जाएं, तो जो 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 डायलॉग है, जो सोशलाइजेशन है, जो एक्सचेंज है, जो गुफ्तगू है, वो बहुत इंटेंस है। लेकिन बारी वो सर ये पहले खड़े से कैसे होंगे? नहीं वो मुझे वो ठीक है, वो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि बहुत इंटेंस है, लोगों में एक शऊर है लोगों में। लेकिन ये इलेक्शन में इनके पास अपने अपने निशान होंगे। मतलब मैं मोहित पीरज़ादा खड़ा है, सरवर बारी खड़े हैं इलेक्शन में, अब हमारे पास निशान नहीं है, हम खड़े कैसे होंगे? देखिए, आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर आपको निशान मिलेगा आज के जमाने कितने में। लोगों को निशान मिलेंगे? अगर 230 लोग खड़े कर दिए हैं तहरीक इंसाफ ने, 270 किसी, मैंने 266 देखिए सीटें हैं, दो सौ 230 या छियासठ 20। सीट 266 सीटें हैं, चले 230 उम्मीदवार खड़े हो गए, 250 खड़े हो गए, 250, हर शख्स का इंतखाबी निशान फर्क है। लोग और कैसे पहचानेंगे कि ये तहरीक इंसाफ का है? देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। हम्म। अगर अगर तहरीक इंसाफ कहती है हल्का नंबर 120 लाहौर में मोहित पीरजादा साहब पीटीआई के कैंडिडेट हैं, उनका ये इंतखाबी निशान है, उनका फर्ज करें उनका निशान है घोड़ा। ठीक है। तो अब जो है, मेरा ख्याल है मैक्सिमम 2 दिनों में हर शख्स को पता होगा कि उसे घोड़े पे कि निशान लगाना है। घोड़े पे ठप्पा लगाना है। ठीक। किसी तो और जगह वो अगर कहते हैं घोड़े कि पे ठप्पा माल्टा। लगा के यास्मीन राशिद आ गई है वो तो ठीक है, लेकिन कोई और बंदा आ गया है जिसको एजेंसियां पकड़ लेती हैं, उसकी गर्दन दबाती हैं, आखिर बहुत लोगों की उन्होंने गर्दन दबाई है, ये लोग असेंबली में आ जाते हैं, वहां आकर ये कैसे तहरीक इंसाफ को, इनके ऊपर कोई मैनेजमेंट कंट्रोल रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा? ये तो आजाद है, वो इनको कहेंगे आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लें। देखिए, ये अब उस इसमें इस चीज का इम्कान है कि बहुत सारे लोग जो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहते हैं, शायद वो खुद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स पाकिस्तान में जितनी करप्ट हो चुकी है उसमें बहुत सारा ऐसा आंसर मौजूद है जो जिसने समझा होगा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इसको ज्वाइन करते हैं और बाद में अपनी मनमानी करेंगे जैसे पहले इन्होंने किया है। उस बात का तो खतरा मौजूद है, लेकिन ये तो साबित हो जाएगा कि पीटीआई के स्पॉन्सर्ड सपोर्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत गए हैं। तो ये एक अखलाकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। जो कुव्वतें इस वक्त कोशिश कर रही हैं सैबोटाज करने की, अपने मन पसंद का जो उम्मीदवार है उसको जितवाने के लिए। लेकिन मेरी नज़र में एक बहुत कम्प्रीहेंसिव प्लान बना हुआ है। मसलन ये जो बल्ले की बात है, आप देखें इन्होंने जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसमें 5 अगस्त को जो सेक्शन 208 है उसके सिर्फ 4 सब सेक्शन थे, उसमें एक 5वां सेक्शन डाला। और वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखें, वो उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम जो पॉपुलेशन सेंसस है उसको जाते हुए 5 अगस्त को उन्होंने उस सेंसस को अप्रूव कर दिया, और जो ही उन्होंने अप्रूव किया तो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी लाजम हो गई। तो इसी तरह मैं समझता हूं कि ये बहुत दूर का इन्होंने सोचा हुआ था कि हमने जाने से पहले क्या क्या काम करने हैं जिससे हम पीटीआई को ट्रैप कर सकें, जिसकी वजह से हम चीजों को डिले कर सकें और अपनी मर्जी के नतज निकाल सकें। इसलिए वो जो 163 तरीके हमने निकाले थे रिगिंग के, अब उसमें 20-25 और नए तरीके आ गए हैं जो पहले माजी में कभी यूज नहीं हुए थे। सो 180 हो गए मसलन हैं तरीके। अब 180 से भी ऊपर चले गए। ये आपने तो ट्वीट किया है, उसकी ये लिस्ट मैंने बना। मैंने किया ट्वीट, और मैंने ये कहा है कि एक ट्वीट में मैंने ये भी कहा है कि ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन है गो कि बिल्कुल गैर जानबदाराना तरीके से नहीं कराया जा रहा है, न्यूट्रली नहीं है, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है। लेकिन एक हवाले से ये इलेक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हर काम खुलेआम हो रहा है। हर काम हर सतह पर आप देखें, हर सतह पर जो है इलेक्शन की क्वालिटी को, उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने का जो ढंग है, जो तौर तरीका है, वो बिल्कुल, वो कहते हैं कि वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि पूरे मीडिया के सामने कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। पूरे मीडिया के सामने जो है एक एक लीडर है, वो उसकी जमानत होती है, वो जेल से बाहर आता है,
और जेल के दरवाजे पर ही दोबारा सबके सामने उसको दबोच डंडे लेते मारे हैं। जाते हैं, उसको हम्म। पकड़ा जाता है। पाकिस्तान के साबका फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो हुए हैं वो सारी दुनिया ने देखा है। तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तो नहीं हो सकते दुनिया में। अच्छा, अब देखिए तो एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उनको तहरीक इंसाफ का जो बल्ला छीनना है उसका उनको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है। बल्ला छीनने का मतलब है कि इलेक्शन बिल्कुल बेसूद हो जाते हैं, सारी दुनिया को पता चल जाता है कि आपने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद भी वो घोड़े गधे बिल्ली का निशान देकर इलेक्शन में अपने लोगों को जितवा सकते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास अगर घोड़े का निशान होगा या उनके पास प्याले का निशान होगा तो सारे शहर को पता चल जाएगा कि यास्मीन राशिद का प्याले का निशान है या उनका घोड़े का निशान है। तो जब यास्मीन राशिद की तरह के 200 लोग हॉल के अंदर, असेंबली हॉल के अंदर आ जाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा बल्ला छीनने से। यानी ये अगर चीज इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही होगी कि बल्ला छीन के हमें जो उसकी कॉस्ट पे करनी है तो हमें उसका फायदा होगा कि नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि बल्ला छिन जाने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ लड़ेगी, आप ये कह रहे हैं। मुझे तो लग रहा था लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी लड़ेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मुझे नहीं लगता, मेरी रीडिंग में पीटीआई इज नॉट गोइंग टू बाइकआउट इलेक्शंस, नहीं नहीं, बाइकआउट तो वो नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो अभी तक जद्दोजहद की है, मेरा अपना ख्याल है कि वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। और जैसे अभी देखे ना, जो एक द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा है, 25 मिलियन। कितने मिलियन लोगों ने उसको पढ़ा मैंने है। आज देखा डॉन 25 मिलियन दफा वो रिव्यू हो चुका है। 25 मिलियन दफा उसको देखा गया है। और वर्ल्ड इसी रिकॉर्ड। तरह आप देख, जो वर्चुअल खिताब था खान साहब का, उसको कितने लाखों लोगों ने देखा है। तो आज के ज़माने में जब जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक जो टेक्नोलॉजी है, एआई है, बाकी चीज़ें, और मैंने देखा है, अगर आप पाकिस्तान में देखें, जो सेल फोन की पेनिट्रेशन है, जो सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन है, बहुत डीप है। वो हम्म। हर घर में है, बच्चों के पास है, अनपढ़ लोगों के पास है, रेडी वाले के पास है, टांगे वाले के पास है, और गधा गाड़ी वाले के पास है, मोची के पास है, नाई के पास है, हर शख्स के पास सोशल मीडिया का एक टूल मौजूद है, एक किस्म का वेपन है उसके पास है, कि वो अपनी बात कर सकता है। वो छोटे छोटे वीडियो चलाते हैं, बाकी चीजें करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इंट्रोड्यूस करना कि हमारे कैंडिडेट कौन है। और ये भी हो सकता है कि जैसे आपको पता है 2018 में जो लोग इंडिपेंडेंट लड़े थे लेकिन बाद में पीटीआई के साथ शामिल हुए थे, उनका निशान एक ही था। जाहिर है वो लेकिन फैसिलिटी। पीटीआई तो एज अ पार्टी अगर अगर पेशावर हाईकोर्ट रिलीफ नहीं देती, हो सकता है कि जब तक हम ये पब्लिश करें इंटरव्यू को रिलीफ ही दे दें। लेकिन अगर वो रिलीफ नहीं देते तो फिर इलेक्शन के बाद भी तो फिर अनलेस के सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे तो असेंबली के अंदर भी तो कोई पीटीआई नहीं होगी। देखिए, असेंबली के अंदर पीटीआई का बनना कोई मसला नहीं है, अच्छा। क्योंकि लॉ कोई पाबंदी नहीं लगाता। अभी भी देखिए ना, बहुत सारी ऐसी पार्टियां मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके सिंबल भी है। आप कोalition किसी वक्त भी बना सकते हैं, किसी पार्टी के साथ बना सकते सो हैं, वो और उस असेंबली के पार्टी, अंदर जाकर इमरान खान कोalition बना सकते हैं, पीटीआई इमरान क्रिएट कर सकते हैं अंदर जाकर। पहले भी कर सकते हैं, इलेक्शन से पहले भी वो किसी भी पार्टी के साथ जिसको सिंबल मिला हुआ है उसके साथ अलायंस करके वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और वो हम्म। सारा उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से, उसी पार्टी के निशान के ऊपर जिनके सारे लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, उनके पास सिंबल भी है, उनके इलेक्शन भी। अब दोबारा तो इलेक्शन कमीशन अभी नहीं कह सकता है, गो के इलेक्शन कमीशन कमीशन से कुछ भी बाहिद नहीं है, कुछ भी अच्छा, कर इलेक्शन सकते हैं। कमीशन की जो 20 पार्टियों के इलेक्शन आपने, मैंने लिस्ट आपको भेजी थी, आपने देखी? इसमें से तो अक्सर पार्टियों का नाम ही कोई नहीं जानता। कोई कोई इनको जानता तक नहीं है, और ये सिर्फ खानापुरी के लिए किया गया है, ताकि ये, जैसे अभी इन्होंने कहा है जी, 76% पीटीआई के नॉमिनीज जो थे, वो अब वो उनके उनके जो कागजात नामजदगी है, वो अब कबूल हो चुके हैं। तो इसी तरह बहुत सारे, ये भी मुझे लगता है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनके इस तरह की कभी स्टेटमेंट पहले नहीं निकाली इलेक्शन कमीशन ने। तो ये भी मैं समझता हूँ कि कुछ पार्टियां तो वैसे ही डॉर्मेंट हैं, उनको इन्होंने एक एक बिल्कुल एक कार्रवाई वाला खत लिख के छोड़ दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका, जाहिर है इसका डैमेज तो होगा पीटीआई को, लेकिन मेरी नजर में ये बहुत बड़ा, इस डैमेज को पीटीआई मिटिगेट कर सकती है। आप समझते हैं इसको कर सकती है? अच्छा, मुझे क्विकली सिर्फ इतना बता दें, लंबी हमारी बात होगी। ये इलेक्शन जैसे कैसे हो रहे हैं इसके बाद, ये क्या ये इलेक्शन पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रगल का एंड है या ये उसकी बिगिनिंग है एक नई किस्म की? मतलब ये क्या क्या होगा, क्या है ये जिस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं? देखिए, मेरी नजर में इलेक्शन में अभी तो कंपेन भी नहीं चल रही है। ये वाहद इलेक्शन है जो अभी तकरीबन एक माह बाकी रह गया है, एक माह ही हो गया, पूरा एक माह है। कैंपेन क्यों नहीं चल रही?
कोई कोई कंपेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अभी मैं पूरा पंजाब घूम के फिर के आया हूँ, कहीं कहीं आपको कोई निशान नजर आता है। और मुल्तान जैसे शहर में जहाँ बहुत पॉलिटिक्स होती है और रौनक होती है, एक माह पहले कुछ भी नहीं था मुल्तान शहर में। वजह कोई बातचीत, लेकिन हर टी स्टॉल पे, हर नाई की दुकान पर सियासत ही डिस्कस हो रही है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। और उनका एक ही सवाल होता है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने कहा ये तो शायद जरदारी को भी नहीं पता कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जो जो कुव्वतें हैं वो उनको समझ नहीं आ रही कि ये जो उन्होंने मुसीबत गले में डाली है, अब इस मुसीबत को डील कैसे करें। और मैं समझता हूँ, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में मोहित ये होता रहा है कि जिस शख्स को हुकूमत से निकाला था उसको दोबारा अगले इलेक्शन में आने नहीं दिया गया था। दिस इज अ फैक्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिसको निकाला गया उसने निकलते ही पहला काम किया कि जो बरसे इक़्तिदार पार्टी आई है और जिसने उनको निकाला था उसके साथ फिर समझौता करने की कोशिश की कि चलो जी हमारी लड़ाई थी, आपने हमें निकाल दिया, लेकिन अगले इलेक्शन के लिए फिर आप हमारा साथ दें। और फिर बेनजीर को निकालने के लिए फिर आईजीआई बन गई, आईएसआई आ गई, पैसे तकसीम हो गए, बाकी चीजें। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि जिस बंदे को निकाला है उसने उसको किस्मत समझ के माना नहीं है। उसने कहा कि नहीं मैं रजिस्ट करूंगा, ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। और पहली दफा ही पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आवाम ने उसका साथ दिया है। और जुलाई के बाई इलेक्शन उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो मैं समझता हूं कि ये जो खेल खेला जाता रहा है 1988 से लेकर अब तक, कि जिसको निकाला गया है फिर उसको आने नहीं देना, फिर उसने उनके साथ समझौता, उसका एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। और वो डैमेज ये है बुनियादी तौर पर कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसने बजाय अपनी पार्टी को मजबूत करने के, अपनी पार्टी का जो एक सोशल बेस है, उसके जो समाजी जड़ें हैं उनको मजबूत करने के, उसकी ऐसा ऐसा डिपेंडेंस जो है वो गैर जमहूरी कुव्वतों पे बढ़ती गई। और नतीजे के तौर पर इवन वो पार्टियां भी जो बिगनिंग में कुछ डेमोक्रेटिक थी, निस्बतन जमहूरी पार्टियां थी, जैसे पीपल्स पार्टी है, जब ये खेल खेला गया, जब बेनजीर भुट्टो भी और नवाज शरीफ जो है वो उसकी डिपेंडेंस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ती गई, उसने पार्टी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अभी सबसे बड़ा मसला जो हो रहा है, जो कंपेन नहीं चल रही, पॉलिटिकल पार्टीज को समझ नहीं आ रही कि हम किसको टिकट दें। हम उनको टिकट दें जो जीत लेकिन सक जो पीपीपी ने तो कुछ फैसला कर लिया टिकट वाला देने का, सिर्फ नून ने भी नहीं किया। लेकिन अभी पीपीपी सवाए बिलावल के कोई कंपेन नहीं है, मुल्तान में कोई कंपेन नहीं है जहां पर गिलानियों का गढ़ है। इसी तरह आप मुजफ्फरगढ़ में चले जाएं, कोई कंपेन नहीं है। तो उसकी फाइनल कैंडिडेट कोई नहीं है। ये सिर्फ कहा जा रहा है कि ये हमारे फाइनल के, अभी तक बातचीत चल रही है लोगों के साथ। अभी तक ये है कि बिलावल के मुकाबले पे कोई बड़ा बंदा खड़ा ना करें, उसको जीतने दें। उनकी कोशिश है कि सिंध में अच्छा, आखिरी फैमिली, क्वेश्चन मुझे बताएं, आपको यकीन है कि इलेक्शन हो जाएंगे 8 फरवरी? मुझे मुझे यकीन इस हवाले से है कि इफ एंड बट्स है। अगर तो जो पॉपुलैरिटी गैप है, वो मैंने एक आर्टिकल लिखा था आपके साथ शेयर भी किया था, कि पॉपुलैरिटी गैप जब अनमैनेजेबल है तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। ये तो यानी सारा जो अगर पेशावर हाईकोर्ट अभी सुबह अगर वापस कर देती है अगले चंद घंटों में तहरीक इंसाफ को उसका बल्ला, तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे? मेरा यही ख्याल है कि जो जो उन्होंने अभी तक, जो कितने माह हो गए, मुझे तो अब गिनती भी भूल गई है 21 माह हो कि गए। मतलब 16 माह पीडीएम की गवर्नमेंट की, और उसके बाद अगस्त से लेकर अब तक तकरीबन 2 साल तो होने वाले हैं। तो 20-21 दो महीने। 21 महीने, तो तकरीबन 21 माह के अंदर आप देखें कि मुसलसल जो कुछ उन्होंने किया, इसलिए थोड़ी किया है कि वो बल्ले को जीतने दें, इसलिए थोड़ी किया था कि फिर अल्टीमेटली वो सरेंडर कर जाए। अनलेस के वो चीज हो जो अयूब खान के साथ हुआ था, जो याया खान के साथ हुआ था, तो फिर इलेक्शन लाजम हो जाते हैं। तो मतलब ये कि मेरा अपना ख्याल है जिन कुव्वतों ने मिलकर ये सब कुछ किया था वो अभी पैसे खर्च नहीं करना चाहते इलेक्शन कैंपेन पे, क्योंकि उनको भी ये गारंटी नहीं है कि इलेक्शन होगी। जैसे करारदाद पास हो गई, सेनेट के अंदर अचानक करारदाद निकल आई कि जी इलेक्शन पोस्टपोन करें। भाई हमें पता है कि सर्द मौसम में दहशत गर्दी कम होती है,
सारा पिछला रिकॉर्ड निकाल लें। क्योंकि दहशतगर्दों को भी ठंड लगती है। ठंड लगती है, सर्दी लगती है, और मॉडरेट वेदर में दहशतगर्दी हमेशा ऊपर जाती है। हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान के 4 बड़े इलेक्शन जो है ना, वो शदीद सर्दी में हुए थे, और वोटर्स टर्न आउट में, जो सर्दियों में हुए जो गर्मियों में हुए, उनके टर्न आउट में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो है असल में तो कोशिश यही है, लगता है इनकी कोशिश से। और फिर फजल रहमान तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए। और दहशतगर्दी का मामला जहां तक है, 2008 में दहशतगर्दी इससे 10 गुना ज्यादा थी, इलेक्शन फिर भी हो गए। तो उससे यही लगता है कि गालिबन जो जिन जिन लोगों ने, जिन हलकों ने इमरान खान या उसकी पार्टी को निकाला था, या इतना जबर किया, इतनी बदनामी मोल ली है, वो इसलिए थोड़ी ली है कि पीटीआई को वापस आने दे। तो इसलिए दे विल ट्राई देयर बेस्ट। लेकिन पाकिस्तान डजंट लिव इन आइसोलेशन। पाकिस्तान की डिपेंडेंस बहुत सारे मगरबी ममालिक के ऊपर है। तो या तो हम ये अज्यूम करें कि वो सारे मगरबी ममालिक इनका साथ दे रहे होंगे, और मेरा अपना ख्याल है बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं आप बाहर हैं, आपको पता होगा बहुत ज्यादा प्रेशर उन्होंने अपनी हुकूमतों पर भी डाला हुआ है, इंग्लैंड में भी बड़ा प्रेशर है। तो मेरा अपना ख्याल है कि बादल ने खास्ता ये इलेक्शन करेंगे, और आखिरी तरीकाकार जो वही होता है जो स्टालिन ने कहा था कि जो वोट गिनते हैं जमहूरियत उसकी उसकी लौंडी होती उनके है। कंट्रोल में होती है। बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया।